हाँ, कि तुमको टफ लगाइए। तो पेपर में तुमको लगता है कि सारा क्वेश्चन पूरे चैप्टर का एक साथ डाल। अच्छा देखो, तुम लोग के सिलेबस में है कि रेशियो में जो ये अफेक्ट का रेशियो पूछेगा, 3 रेशियो पे ही पूछेगा। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। तो पहले डेट इक्विटी रेशियो वाले पोर्शन में देखो, डेट इक्विटी रेशियो कितना दिया, 1:2। अब हर्षिता हम लोग को बताएगी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है डेट इक्विटी रेशियो का। 2:1, 4:3, 2:3, 1:2, क्या? तुम भी वीडियो नहीं देखा है? तो तुम मतलब आके बोलेगा, मैसेज में नहीं बोल सकता था? तुम बताओ हार्दिक। 1:2 आइडियल रेशियो रहता है, स्टैंडर्ड रेशियो रहता है। ठीक है, जो दिया वही था। 1:2 अमाउंट एज्यूम कर लो। यहाँ पे तो किसी भी ट्रांजैक्शन में अमाउंट नहीं दिया है, तो हम लोग कुछ भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हैं। सपोज कर लो डेट इक्विटी रेशियो में वी आर एज्यूमिंग 1 लाख एंड 2 lakhs। एज्यूम कर ले, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 डेट इक्विटी रेशियो का, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि डेट है जो है दैट इज ऑफ ₹1 लाख एंड इक्विटी जो है ₹2 लाख का है। ऐसा करते ही डेट इक्विटी रेशियो 1:2 आ गया। दैट इज, इसको तुमको सिंस इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है बताना, तो बेटर रहेगा इसको टाइम्स में एक्सप्रेस कर ले। और टाइम्स में एक्सप्रेस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, 1 बाय 1 आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, इन लोगों ने बोला देखो रिडम्पशन और डिवेंचर कर रहे हो तुम। डिवेंचर्स क्या होता है बताओ, डिवेंचर्स क्या होता है? लोन होता है, बोरिंग्स होता है। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अमाउंट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और रिडम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है, रीपे करना। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ₹50,000। चलो अब अपने फॉर्मूला में आएंगे। हम लोग बोलेंगे देखो डेट जो था, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। यह डेट जो था 1 लाख था और इक्विटी जो थी 2 लाख थी। तो हम लोगों को अब ये देखना है कि हमने रिडम्पशन और डिवेंचर्स किया, तो रितिका बताएगी, रितिका क्या इफेक्ट पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? डेट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? तुम मेरे से लोन लो, तुम मेरे से लोन लो और वापस पैसा भी दे दो, और हम बोलेंगे और लोन बढ़ गया, माइनस होगा। तो क्या माइनस होगा? डेट माइनस होगा 50,000 से, और इक्विटी कोई इंपैक्ट होगा अनुपम? कोई इंपैक्ट नहीं होगा इक्विटी में। मतलब अल्टीमेटली रेशियो हम लोग का हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, दैट विल बी 0.25 ना। ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो विल डिक्रीज। डन। नेक्स्ट नंबर 2 में मेरे को दिया हुआ है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेट की अमाउंट एक अज्यूम कर लो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹50,000। तो देखो डेट पहले 1 लाख था, इक्विटी 2 लाख थी। तुम अगर इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो दीक्षा तुम बता क्या होगा इसमें इंपैक्ट? क्या डिक्रीज किया? अच्छा डिक्रीज कर रेशियो। तुम क्या थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है? ठीक है, थ्योरेटिकली भी हम तुम लोग को बोला था एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली में ना एक जगह तुम लोग फंस सकता है, तुम्हारा न्यूमरेटर भी बढ़ा डिनोमिनेटर भी बढ़ा। तो तुम कैसे लिखिएगा कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? तुम लिखना पड़ेगा डिपेंड, क्योंकि तुम ऐसे बोल नहीं सकते। तुम सोचेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहा है तो रेशियो इंक्रीज करेगा, कोई जरूरी नहीं है, डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे तुम लोग को दिक्कत होगा। अदरवाइज तुम लोग थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हो। थ्योरेटिकली में सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है, न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर का डायरेक्ट इंपैक्ट रहेगा, और डिनोमिनेटर का और इनवर्स इंपैक्ट रहेगा। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, न्यूमरेटर घटेगा तो रेशियो घटेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो रेशियो बढ़ेगा। पर दोनों इंक्रीज डिक्रीज कर जाए ना तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अच्छा देखो यहाँ पे क्या हुआ, इक्विटी शेयर्स इश्यू किया गया है, क्या इंपैक्ट होगा अभिनव? इक्विटी बढ़ जाएगा, डेट में तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो इक्विटी 50,000 से बढ़ जाएगा, तो अपना अमाउंट होगा 1 लाख बाई 2.5 लाख। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? 0.40, डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक है नेक्स्ट, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर बढ़ा था। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस।
गुड्स को तुमने बेचा, कैश बेसिस पे बेचा, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट? देखो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट नहीं पड़ता, लास्ट में ईयर एंड में प्रॉफिट होगा, सेल से तो प्रॉफिट आता है, लेकिन अभी कुछ नहीं देखना है, मतलब कोई इंपैक्ट नहीं है। नो इंपैक्ट, नॉट ऑल्टर, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स से ना तो डिवेंचर बढ़ेगा ना इक्विटी बढ़ेगा। अच्छा नेक्स्ट आओ, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो इंपैक्ट, क्योंकि देख कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, ना तो इक्विटी बढ़ रहा है ना डिवेंचर्स बढ़ रहा है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो इंपैक्ट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कोई इंपैक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ गुड्स फिक्स एट प्रॉफिट, देखो यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड मेंशन कर दिया, तो प्रॉफिट क्या करने वाला है तुम्हारा? इक्विटी बढ़ जाएगा, है ना, तो इक्विटी बढ़ेगा तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा? रेशियो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट आओ, एक ये रेशियो भी दिया था ना, मतलब ये सम भी दिया था ना, आदि को परेशान मत करो तुम लोग। कौन सा एक रेशियो में कटवा दिया था, डेट टू टोटल फंड? अच्छा हाँ, फंड में हम एसेट करवा दिया था और ये कटवा दिए थे, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो तो हो गया। अच्छा चलो देखो इसको आओ, इसमें इजीली आंसर आ जाएगा तुम लोग का, बोला डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट क्या क्या है एक बार रुको, पूछते हैं किसी से। ऋषिका तुम बता, डेट क्या क्या है? उसका डेट कौन कौन सा है? एक हिंट दिया था अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किसी के साथ प्रीफिक्स में परसेंटेज एडेड हो तो मान लेना वो लून है, तो दो ही जन में तो है, लेकिन तुम बोले एक ऊपर में दिख रहा है प्रेफरेंस है कैपिटल में भी, बट वो तो कैपिटल है, कैपिटल तो डेट नहीं होता है, तो इसका मतलब डेट में इतना है। और इक्विटी में देखा जाए तो क्या क्या होगा, देखो इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व और माइनस कुछ होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोलो। वो कौन बोला तुमको, ये कौन सा प्रोविजन ऐड होता है, बोलो एक बार। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन स्पेसिफिकली लिख के देगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहाँ पे डेट और इक्विटी पता चल चुका है, डेट कितने का है, डेट का टोटल कितना है, 3,60,000। एक रीतिका ही है जो सम्स करके लेके आती है, और सब तो नालायक है, तुम भी क्या? अच्छा डिवाइडेड बाई इक्विटी कितना है, 7,80,000। अब इसका रेशियो निकाल दो, 0.46:1, या परसेंटेज में लिख लो तो 46%। दिस इज योर डेट इक्विटी रेशियो। उसके बाद चाहिए डेट टू टोटल एसेट रेशियो। देखो जिसमें डेट तुमको ऑलरेडी पता है, ये रहा डेट, और टोटल एसेट्स में ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को मत लेना, बाद बाकी सारे टोटल एसेट्स में काउंट होंगे, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट है, एंड फिक्टिशियस एसेट्स एसेट्स में काउंट नहीं होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस छोड़ के सारे एसेट्स है, ऐड ऑन कर लो, हो गया काम। कितना है बताओ? डेट था अपना 3,60,000 एंड टोटल एसेट इज 15,12,000। क्या क्या हो रहा है सब? हाँ अच्छा, ये तो परसेंटेज में निकाल लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहता है, 24%। और चाहो तो तुम्हारा मन है तो 0.24:1 भी लिख सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, इसके बाद चाहिए क्या हम लोगों को, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला अनुज का क्या होता है, ये भी हम लोग
बाई टोटल, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, जो पता है तुमको कितना अमाउंट है, 7,80,000, 7,80,000 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट इज 15 लाख, इंटू 100 करो, परसेंटेज में आ जाएगा कितना, 52%। चलो देखो एक बार हम भी बता दे रहे हैं, इसमें तुम लोगों को डेट प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है ना, मतलब इक्विटी टू टोटल एसेट दिया हुआ है, तो उसमें तुमको इक्विटी टू टोटल एसेट रेशियो अगर तुम यूज करेगा, इक्विटी बाय टोटल एसेट इक्वल टू 0.8:1, तो यहाँ पे इक्विटी तुमको पता है, देखो 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 2 लाख है, तो अगर तुमको इक्विटी पता है तो तुम क्या लिख सकता है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 0.80 इक्वल टू टोटल एसेट, टोटल एसेट कितना आ गया, 2.5 लाख, टोटल एसेट पता चल चुका है 2.5 लाख। टोटल एसेट्स में तुमको पता है करंट एसेट 70,000 है, तो इसमें से अगर हम लोग लेस कर देते हैं करंट एसेट्स, लेस करंट एसेट्स दैट इज ₹70,000, तो हम लोग को कितना अमाउंट मिला, 1,80,000। तो ये तुम्हारा हो गया नॉन करंट एसेट्स, जिसमें तुम लोग स्पेसिफिकली बोल देना आउट ऑफ विच ₹30,000 represents इन्वेस्टमेंट। तुम लोग जब शेड्यूल 3 करेगा ना, तो उसमें दिखेगा कि नॉन करंट एसेट्स में डिवीजन होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेपरेटली दिखाते हैं। तो हम लोग फिक्स एसेट्स की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, तो इसलिए ठीक है, तुम 1,80,000 पूरा दिखाओ और उसमें बता देना जिसमें 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉब्लम नंबर 2। कोई दिक्कत, आओ नंबर 2 में आओ, करंट एसेट्स निकाल के देना है, ट्राई करो। देखो यहां पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया हुआ है, आरएफओ नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और मेरे को सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे ये डिफरेंस तुम्हें यही किया है क्या गलती, कॉस्ट ऑफ आरएफओ ले लिया है, हम लोग को तो सेल्स चाहिए। वैसे तुम लोग को बताता, तुम लोगों के लेवल में सेल्स ही लेना पड़ेगा, बट एक्चुअली में देखा जाए तो कॉस्ट पे भी कैलकुलेशन होता है, बट तुम लोग 12th में है, तुम लोग का बोर्ड स्पेसिफिक पैटर्न होता है, बोर्ड स्पेसिफिक में बोर्ड बोलता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल ही होता है, तो तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल ले ही नहीं सकता है, गलत हो जाएगा वहां, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लिया जा सकता है, यहाँ पे नहीं ले सकता है। तो तुम लोगों के अकॉर्डिंगली हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो यूज करेंगे, द रेशियो इज सेल्स दैट इज आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, जहां पे मेरे को आरएफओ वैसे डायरेक्टली नहीं पता है, लेकिन आरएफओ के लिए ये लोग मेरे को बोला है कि देखो आरएफओ मतलब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो मैंने दे दिया, और परसेंटेज प्रॉफिट का दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज इज 20% ऑन आरएफओ, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, याद है हम तुम लोग कुछ कैलकुलेशन बता रहा था, कॉस्ट ये सेल्स प्राइस पे दिया हो ना 20%, तो सेल्स प्राइस पे 1/5 है, तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/4। क्यों हम लोग कॉस्ट पे कन्वर्ट किए, क्योंकि वैल्यू कॉस्ट पे अवेलेबल है, राइट ना, वैल्यू देख कॉस्ट ऑफ आरएफओ में तो कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो हम लोग इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिए। अब कॉस्ट का 1/4 अप्लाई करेंगे, तो 1/4 जैसे ही अप्लाई करेंगे 1/4 कितना आता है 1 लाख, और 1 लाख अगर हम लोग एड ऑन कर दे तो ये सेल्स कितने का हो जाता है 5 लाख, आरएफओ 5 लाख मिल गया। वर्किंग कैपिटल क्या है, रेशियो दिया हुआ है 10 टाइम्स, उससे करंट एसेट्स पूछा है, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, एक बार इसको यूज करते हैं, ये 10 टाइम्स है, आरएफओ मेरा कितना निकला 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू वर्किंग कैपिटल विच इज ₹50,000। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो तुम बता दे हर्षिता, ए माइनस सी एल, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल 50,000 है, करंट एसेट्स तुमको नहीं पता है, करंट लाइबिलिटी तुमको पता है, करंट लाइबिलिटी 90,000, इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर करंट एसेट्स पता चल जाएगा 1,40,000। वर्किंग कैपिटल रेशियो अप्लाई कर दिया, बार क्लास में बताया वर्किंग कैपिटल, अरे सर क्या बार बार हम बताया, ये क्या मतलब होता है। अच्छा देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में सिंस कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री,
वेयर सेल्स इज 8 लाख और एवरेज इन्वेंट्री इज 45,000 ना, तो यह है 17 पॉइंट, पहले ये बताओ 17 पॉइंट, अब इसमें पूछा है वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालो। वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल है ना अभिनव। वर्किंग कैपिटल रेशियो मीन सेल्स बाय वर्किंग, ये सॉरी करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी या सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पे करंट एसेट्स में क्या क्या है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, एडवांस पेड है। एडवांस पेड मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, बस इतना ही तो है करंट एसेट्स, ठीक है। अब और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बस इतना ही है। ये तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड है। अच्छा, तो इसका मतलब करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी कर दो, तुम लोग को तो आंसर पता है कितना है, बता दो मेरे को भी। करंट रेशियो 1.1, लिक्विड रेशियो देखो जनरली करंट एसेट्स में लोन्स एंड एडवांसेस भी आता है। लोन्स एंड एडवांसेस मतलब तुम किसी को लोन दिया है तो माइट बी एडवांसेस पेड, मतलब लोन किसी को एडवांस किसी को दिया हो, बट नॉर्मली एडवांस पेड वर्ड यूज किया रहता है तो अपने एज्यूम करते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस मानते हुए चल रहे हैं। ये स्पेसिफिक हो जा रहा है क्योंकि एडवांस पेड मतलब लोन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस मान के चल रहे, तो ये एसिड टेस्ट रेशियो में, दैट इज अ लिक्विड रेशियो में बस डिफरेंस आएगा। हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट लिक्विड एसेट्स में डेटर्स कंसीडर करेंगे, बिल्स रिसीवेबल कंसीडर करेंगे, कैश कंसीडर करेंगे, बाद बाकी कंसीडर ही नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्या रेशियो आ रहा है 0.776 ही लिखते हैं ना, 0.761। लोग ना एग्जाम में जब सॉल्व करेगा ना तो देख लेना, कई बार ये लोग बोलता है यूज 2 डेसिमल प्लेसेस, कई बार बोल देगा यूज 3 डेसिमल प्लेसेस, तो उस समय तुमको अकॉर्डिंगली ध्यान रखना। अगर हम तुमसे 2 डेसिमल प्लेस बोले और तुम 3 डेसिमल प्लेस लिख दिया तो भी मार्क्स कटेगा। नेक्स्ट नंबर 9 करने वाले हम लोग। नंबर 9 में हम लोग इस पार्ट को छोड़ के देखो, इंटरेस्ट कवर, वैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चाहे तो तुम लोग कर ही सकते हैं ना फॉर्मूला के बेसिस पे, कंसेप्चुअली नहीं समझाया मैं भी, छोड़ दो मत करो। प्रियांशु ऐसे देख रहा है जैसे लगता है हम कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। सॉल्व करो, अब तो कर सकता है। अच्छा देखो, हम लोगों से पहले पूछा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का अपना फॉर्मूला क्या होता है, हार्दिक बताओ फॉर्मूला। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नीचे देख के क्यों बता रहा है, तो उसी पेज में लिखा हुआ होगा ना, तो फिर मेरी तरफ देख के बता, फिर नीचे देख रहा है। क्रेडिट आरएफओ दिया हुआ है 9,60,000 डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो डेटस आएगा 1,90,000, पीबीडी लेस करके 1,80 आएगा ना, बताओ तुम लोग, हम पूछ तो ग्रॉस ही लेते हैं, ठीक है गुड। 1,90,000 प्लस 50,000 और इसको डिवाइड बाई 2 करे क्या, नहीं ये ओपनिंग क्लोजिंग लेके थोड़ी है जो डिवाइड बाई 2 करेंगे, बस इतना ही रहेगा। तो ये करने से कितना टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। चलो ये तो तुम्हारा हो गया बिल्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट आओ डेट इक्विटी रेशियो। यहां पे डेट में क्या क्या है, लोन है, बस और कुछ है नहीं, डेट हो गया। इक्विटी में क्या क्या है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी तो आएगा, सबको सम अप कर दो, दैट इज योर
इक्विटी, तो डेट इक्विटी रेशियो तुम लोग को पता चल चुका है। डेट इक्विटी रेशियो अमाउंट कितना कितना बताओ। डेट 5 लाख और इक्विटी 4 लाख, हाँ 4,70,000। रेशियो क्या है 1.06:1। चलो ठीक है, अब आओ प्रोप्राइटरी रेशियो। तो इक्विटी टू टोटल एसेट, टोटल एसेट्स में क्या क्या ले लोगे, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स ले लो, टोटल एसेट हो गया। तो 4,70,000 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स कितना है 5,05,000 प्लस 1,20,000, तो 6,25,000 इंटू 100 कर दो या रेशियो में निकाल लो। 7.5:1, 7.5। आगे एक पॉइंट भी है, ये इसका 7.25 में हाँ भी बोल रहा है, फिर बोलता है हाँ फिर 0.75। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब अर्निंग स्ट्रेंथ को, ऑर्गेनाइजेशन के अर्निंग स्ट्रेंथ को बताता है ये रेशियो। एंड इसमें बहुत सारा रेशियोज होता है, हम लोग कुछ सेलेक्टिव रेशियोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें सेलेक्टिव रेशियो में आने के पहले ना तुम लोग को एक ऐसे इनकम स्टेटमेंट बताता है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। हम लोग बेसिकली अगर इनकम स्टेटमेंट बनाए तो देखो इनकम स्टेटमेंट में होता क्या है, हम लोग सेल्स लेते हैं, सेल्स से हम लोग कॉस्ट माइनस करते हैं। कॉस्ट में दो तरीके का कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, एक फिक्स कॉस्ट होता है। तो तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है, श्रेया तुम बता ऑर्गेनाइजेशन पहले कौन सा कॉस्ट रिकवर नहीं करने की कोशिश करता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट रिकवर करेगा, फिक्स कॉस्ट रिकवर करेगा कि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर। क्यों वेरिएबल, पता नहीं था इसको, तुक्का मार दी। कुछ तो सोचा था, तुम्हें नहीं पता क्या सोचा था। दीक्षा तुम बता कौन से कॉस्ट को ऑर्गेनाइजेशन रिकवर पहले करेगा, क्यों। जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो लगेगा ही, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा। तो ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन पहले वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करता है। फिक्स कॉस्ट का क्या है, वो तो वॉल्यूम ऑफ सेल से रिकवर हो जाता है, फिक्स्ड है ना। सेल्स वॉल्यूम बढ़ाते जाओ अपने आप रिकवर हो जाए। तो फिक्स कॉस्ट कभी भी ऑर्गेनाइजेशन रिकवर करने के बारे में नहीं सोचता है, वो वॉल्यूम से रिकवर होता है। वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया जाता है, क्योंकि सपोज कर ये पेंसिल बनाने का कॉस्ट जो है वो सपोज कर लो 10 रुपया है, और हम इसको बेच पा रहे हैं, मतलब मार्केट में बेच पाएगा 8 रुपया में, अभी भी प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट पहले रिकवर करेंगे। बनाने का वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया, मार्केट में बिक सकता है 15 रुपया में। तो हम अगर 1 यूनिट को बेचेंगे तो मेरे को 5 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। वो 5 रुपया अगर बढ़ते जाएगा, 1 यूनिट है तो 5 रुपया प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन है। 2 यूनिट है तो 10 रुपया, 3 यूनिट है तो 15 रुपया है। ऐसे करते करते वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, मेरा फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपया है, तो वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा। सपोज कल हम 5,000 यूनिट बेच दिया, तो 5,000 यूनिट बेचने का मतलब क्या हुआ, मेरा 5 रुपया एक्स्ट्रा आया इंटू 5,000 यूनिट, 25,000 रुपया आया, और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था 10,000, रिकवर हो गया, हम प्रॉफिट में आ गया 15,000 के, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले अपने वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करते हैं। तो जो पार्ट आता है इसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या करेंगे, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दो तरीके का होता है, क्या क्या कैंसू हाँ बोले थे, तो वो तो तुम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में चला गया ना। ऐसे फिक्स कॉस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब क्या हुआ, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, रेंट, ये सब क्या है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेस कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट।
इसको लेस करके जो अमाउंट आता है इस अमाउंट को बोला जाता है EBIT। पूरा फुल फॉर्म लिख लेना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। कहीं तुम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड यूज करता था ना गुडविल वगैरह में, तो EBIT इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कई बार पेपर टफ करना होगा ना तो गुडविल वैल्यूएशन में हम तुमको EBIT दे देगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स के पहले जो अर्निंग है दैट इज EBIT। इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। एंड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का एक दो एग्जांपल लिख के रख लेते हैं, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। अच्छा, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, EBIT में से अब हम लोग इंटरेस्ट लेस करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट दैट इज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इसको लेस करके जो अमाउंट आता है इस अमाउंट को बोला जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो टैक्स पे करने के पहले का है। अब इसमें से टैक्स दे देते हैं, लेस टैक्स। इसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में किसको पैसा दोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, इसमें से ये प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। इसमें से दो लोगों को पेमेंट किया जाएगा, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो फिक्स पेमेंट करेंगे और बाद बाकी जो बचा पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। देख नहीं पा रहा, दीक्षा चंदन सर को बोल, दिखाई नहीं, वहीं से बोल देना, मतलब तुम वहां से जाएगा तो बोल देगा, दिख गया है। अंदर बैठ जाइए, आप भी पढ़ लीजिए, बैठ जाइए 2 मिनट, थोड़ा खत्म नहीं करते। अच्छा, इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट, सॉरी फिर हम टैक्स, हाँ टैक्स क्यों लिखेंगे, उफ कुछ और समझा रहा था। हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे करना है उसको माइनस करेंगे। देन जो अमाउंट तुमको मिलेगा इसको बोला जाता है इक्विटी अर्निंग्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वैसे तो इस इनकम स्टेटमेंट से ना बहुत सारे रेशियो, बट तुम्हारे सिलेबस में जो जो रेशियोज है हम लोग वही वही समझेंगे। तो तुम्हारे सिलेबस में एक रेशियो है जिसको बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। तो देख, ये जो इक्विटी अर्निंग निकला, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए निकला और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर्स है। EPS मतलब कहता है एक एक शेयर पे कितने रुपए की अर्निंग है। तो कैसे निकालेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000। 1 लाख क्या है, इक्विटी अर्निंग्स, और 10,000 क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यानी तुमको EPS का फॉर्मूला पता चल गया। देयरफॉर EPS इक्वल टू इक्विटी अर्निंग्स। देखो कुछ कुछ स्कूल्स क्या करता है ना, बोलता है इक्विटी अर्निंग्स नहीं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लिखो। तो तुम लोग प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हैं, इक्विटी अर्निंग्स भी लिख सकते हैं। इक्विटी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे MGS का बच्चा है ना कोई, कौन है, और तुम श्रेया, बस तुम ध्यान रखना MGS ये ड्रामा करता है, अरे इक्विटी अर्निंग नहीं लिख सकता, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर भी अरे एग्जाम देगी ना तो वहां पे तो वो लोग बोलता नहीं प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखो। वो अरे इक्विटी अर्निंग होता ही है, वही होता है, चलो थोड़ी। अच्छा, तो इससे ये जो EPS निकलेगा ना, EPS ऑलवेज किस में निकलेगा पता है, रुपीज में निकलेगा, करेंसी में निकलेगा। अपने इंडिया में इसलिए रुपीज का बात, तो ये EPS जो रहेगा वो ऑलवेज रुपी टर्म में निकलेगा, ध्यान रखना। एक हो गया EPS, ये फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में है,
एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं पीई रेशियो। नेक्स्ट रेशियो लिखो, पीई रेशियो। पीई रेशियो, इसको पीई रेशियो ही बोला जाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये रेशियो बेसिकली क्या बताता है ना, तुम्हारे कंपनी का मार्केट प्राइस। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 100 रुपया और उसका अर्निंग पर शेयर इज 10 रुपया। तो उसका मार्केट प्राइस अर्निंग का कितना गुना है? 5 गुना कैसे? 10 गुना, 10 टाइम्स है, राइट। तो यही है पी रेशियो। तो पी रेशियो तो तुम्हारे में इसमें खुद पीई रेशियो, इसका एनालिसिस बेसिस पे काम लगता है, शेयर मार्केट में एनालिसिस में काम लगता है पीई रेशियो। अभी तो तुम लोग सिंपली फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला खुद ब खुद अपना आंसर दे देता है। पी रेफर्स टू प्राइस, ई रेफर्स टू अर्निंग। तो पी बाई ई रेशियो मतलब क्या हो गया? प्राइस बाई अर्निंग रेशियो। और प्राइस बाई अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। और ये रेशियो ऑलवेज टाइम्स में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो में आते हैं, और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहीं से समझाएगा। पहले पहले आरओआई समझाता है। आरओआई मतलब क्या हुआ? देखो, आरओआई का फुल फॉर्म क्या पता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट मतलब अपने जो बैलेंस शीट में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं उसका नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं कैपिटल इंप्लॉयड का। बिजनेस में जो इन्वेस्ट किए, बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करता है? शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है। और कौन करता है? लोन प्रोवाइडर्स इन्वेस्ट करता है, डिवेंचर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं, यही तो करते हैं। तो एक चीज बता, यहाँ पे कौन सी अर्निंग्स, मतलब देख कहां कहां तुम वर्ड अर्निंग यूज किया है। यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है, प्रॉफिट भी अर्निंग्स ही है। तो किस अर्निंग्स में से तुम सबका पेमेंट करता है, सारे इन्वेस्टर्स का पैसा? देखो, जिससे माइनस हो रहा है सबका पैसा, तो देख कौन सा अर्निंग ऐसा है? ईबीआईटी। ईबीआईटी से तुम क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट। अब उसमें बीच में गैप में ईबीटी लिखे हुए मत जाना, उसी से टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, उसी से प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हो। ईबीआईटी में से तो सब पेमेंट हो रहा है। तो ईबीआईटी इज द रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या? वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मतलब प्रॉफिट। तो तुम वो अर्निंग जिसमें से सबका पेमेंट करोगे इज द ईबीआईटी। तो ईबीआईटी इज द रिटर्न ऑन ऑल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट। तो ईबीआईटी इज द रिटर्न, मतलब ईबीआईटी वो रिटर्न है जो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हम कमाते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या? देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? रिटर्न किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अप्लाई करोगे तो परसेंटेज निकलेगा। फॉर्मूला याद करने के लिए सीधा तरीका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ए ऑन बी को तुम कैसे लिखोगे? ए बाई बी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे लिखोगे? रिटर्न बाई इन्वेस्टमेंट। या रिटर्न इज व्हाट? ईबीआईटी। और इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो अपने यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? आरओआई का। आरओआई का फॉर्मूला अपना हो जाएगा, इससे रिलेट करेगा ईबीआईटी से, आरओआई, दैट इज, इसको आरओसीई भी बोलते हैं। क्या हो रही थी? आरओसीई का फुल फॉर्म बताओ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला ऋषिका बताएगी। ऋषिका बता, फॉर्मूला क्या होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न क्या होता है? ईबीआईटी। रिटर्न बाय इन्वेस्टमेंट, रिटर्न का नाम चेंज कर, ईबीआईटी। और इन्वेस्टमेंट मतलब बताओ प्रियंशु। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये हो गया आरओआई का फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला डिस्कस किया अपने, आरओआई। एक हुआ ईपीएस, दूसरा हुआ पीई रेशियो, तीसरा हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चौथा रेशियो जो तुम लोगों का कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो एक चीज सोच, तुम्हारे पास ईबीआईटी है सपोज कर लो 100 रुपया, और इंटरेस्ट पे करना है 25 रुपया। ईबीआईटी में से तो पे करोगे ना, कितनी बार पे कर सकते? दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो तुम 4 कैसे निकाला सबको? 100 क्या है, 25 क्या है, यही फॉर्मूला है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो गया? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो यहां पे अपने नेक्स्ट रेशियो लिख रहे हैं, फोर्थ वन, इंटरेस्ट
कवरेज रेशियो इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। देखो लर्न कराने को उस समय भी लर्न कराया जा सकता है, अभी इनकम स्टेटमेंट से तुम लोग अपने आप समझ गया 100/25 दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब अपने आते हैं नेक्स्ट रेशियोज में, 3 रेशियो और है, 3-4 रेशियो वो लिख लेते हैं, वो नॉर्मल है। 5th वन में आओ, वो यहाँ इनकम स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करेगा, हम लोग यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, बताओ कितना हो, क्या होगा। ये भी बताना पड़ेगा मेरे को। बताओ, कोई तो बताओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी बाई, अभी थोड़ा देर पहले तो तुम लोग यूज कर रहा था, जीपी बाई नेट RFO इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नेट RFO इंटू 100। बट CBSE बोर्ड बोलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। CBSE बोर्ड में होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई नेट RFO इंटू 100। मतलब CBSE बोर्ड में यही नहीं होगा, CBSE बोर्ड में ये भी है और ये भी है। मतलब तुमसे अगर CBSE बोर्ड में पूछता है नेट प्रॉफिट रेशियो तो तुम दोनों निकाल के दे। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों अवेलेबल है तो, और अगर अवेलेबल एक ही है तो वही निकाल के देगा, या वो स्पेसिफाई कर देगा नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स रेशियो, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में बिफोर टैक्स रेशियो। पर टेंशन मत लो, ISC बोर्ड में और WB बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, वो सिंपली बोलेगा नेट प्रॉफिट रेशियो तुम अप्लाई करोगे पैट डिवाइडेड बाय नेट RF। तो तुम तो ISC बोर्ड में है तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन तो इसको लेने दो, विजुअल को लेने दो। नेक्स्ट, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो नेक्स्ट आओ, इसमें देखो हम लोग अगर बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 30%, इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30% है, मतलब अगर 100 रुपया का सेल्स है तो उसमें 30 रुपया तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब प्योरली बिजनेस चलाने से प्रॉफिट आया 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये में 30 रुपया अगर बिजनेस चलाने का प्रॉफिट है तो ऑब्वियस सा बात है सेल्स होता ही क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर हम बोल रहे हैं 100 रुपये में 30 रुपया प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना है, 70 रुपया। तुमसे दो चीज पूछा जा सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तुम फॉर्मूला लेके निकाल लिया तो तुमको पता क्या चल गया ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 70%। अगर ये 30% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 70%। अगर ये 20% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 80%। तो उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट जो 80% तुम लोग बोल रहे हैं ना, उसको ऑपरेटिंग रेशियो बोला जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो नेक्स्ट लिख लो, दिस इज द लास्ट रेशियो तुम लोग का है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो जो है उसके लिए अपना फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट RFO इंटू 100। जैसे हम तुमको दे दे ऑपरेटिंग कॉस्ट 70 रुपया है, सेल 100 रुपया है, तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा 70%। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट RFO इंटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा, इट इंक्लूड्स क्या क्या, देखो एक आ जाएगा कॉस्ट ऑफ RFO जो तुम लोग सबको निकालना आता है ना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या इंक्लूड होगा प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स, दिस इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ये एक वे है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का एक तरीका, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ इनटू 100। एंड दूसरा तो अभी अभी तुम लोगों को बोला था फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हैं, 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो तुम लिखोगे वो किस टर्म में लिखोगे पता है? एब्सोल्यूट टर्म में। तो सपोज कर लो 20% आता है तो अपने 20% नहीं लिखेंगे, क्योंकि 20% मतलब 0.20 हो जाएगा। 20% को अगर हम लिखना चाहें नॉर्मली कि हम परसेंट साइन नहीं देंगे तो उसको हम लोग 0.20 लिखेंगे, बट यहाँ पे 0.20 नहीं, हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में लिखेंगे। एब्सोल्यूट टर्म मतलब बस परसेंटेज का साइन ऑफ होगा और वो 20 रह जाएगा, ठीक है। जैसे 30% लेने का था 30 हो जाता है अगर एब्सोल्यूट टर्म की बात करें। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, इन एब्सोल्यूट टर्म रखेंगे, इन एब्सोल्यूट टर्म। एंड एब्सोल्यूट टर्म में जब रखेगा, जैसे 100 माइनस 30 किया तो 70 आया, वो 70 के बाद तो बाहर में अपने परसेंटेज लिख दिए ना 70%। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना हो जाएगा 80%। तो लिखने का तरीका क्या, 100 माइनस 20 80% हो गया। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, माइनस 20 लिखा है एब्सोल्यूट टर्म में, तो बस 100 माइनस 20 इज 80 और परसेंट साइन तो आ ही गया बाहर में, ठीक है। तो ये रेशियोज है सारा तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक बार चेक कर लो कोई रेशियो बचा हुआ है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग ईपीएस, पी आरओआई। ठीक है, चलो आज और कुछ नहीं करते हैं, ये रेशियो पढ़ के रखना, अब नेक्स्ट क्लास सम्स करेंगे। सारा रेशियो याद रखना, सबसे पहले सारा रेशियो रितिका से पूछा।